हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पहले की वीडियोस में हमने किया था लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको एक स्किल डेली की प्रोवाइड करवाऊंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज ही आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल दोनों ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी होने वाली है। देखिए, रीडिंग स्किल का मतलब क्या होता है? हस्तलिखित तथा अथवा मुद्रित भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति पढ़कर ग्रहण करना पठन या वाचन कहा जाता है। मतलब कि जो भी चीज़ को हम पढ़ के ग्रहण करते हैं, खुद से पढ़ के ग्रहण करते हैं, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है? उन्हें रीडिंग स्किल कहा जाता है। ठीक है, रीड करना। ठीक है, जो भी हम चीज़ को पढ़ के ग्रहण करते हैं। वाचन एक कला है, यानी कि पढ़ना एक कला है, एवं इसे विकसित करने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए, इस शुरू में हम क्या होते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, एक एक जो हमारी मात्राएं होती हैं उनको जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, लेकिन इनको एक कॉन्टिन्यूटी देनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ पाएँ। ठीक है, वाचन शिक्षण पर विचार विमर्श करने से पहले वाचन के अर्थ को जान लेना आवश्यक है। वाचन से अभिप्राय लिपिबद्ध सामग्री को पढ़कर विचार करके भावों को ग्रहण करना है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमने विचारों को ग्रहण करना, मतलब कि जो भी लिखे हुए विचार है उनको ग्रहण करना है। ठीक है, वाचन एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने इर्द गिर्द के वातावरण के बारे में और अधिक जानने लगते हैं। जो कुछ भी जिस भी रूप में है उस रूप में क्यों है, इसका ज्ञान वे ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ है, किसी चीज़ का अगर कोई रूल है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो वो चीज़ को ग्रहण करने लगते हैं कि हाँ, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानने लगते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने एवं समझने की गति पर वाचन की क्षमता निर्भर करती है। पढ़ने की गति हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। कुछ व्यक्ति पढ़कर तेजी से अर्थ समझ जाते हैं और कुछ धीमी गति से अर्थ को समझते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो लेखन की शिक्षा देने से पूर्व वाचन या पठन की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बालक वाचन को शीघ्र एवं शुद्ध रूप से सीख लेता है। मतलब कि लिखने से पहले हमें वाचन क्रिया करवानी चाहिए, क्योंकि वाचन से बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी और शुद्ध रूप में जो अर्थ है उसको ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरी ओर लेखन में उसकी सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन या पठन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वाचन शब्द वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्दवाणी अथवा कथन। ठीक है, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। ओवरऑल यही है कि जो लिखित सामग्री है उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? पठन या वाचन कहा जाता है। पठन उद्देश्य सहित सार्थक अथवा चिंतन प्रधान क्रिया है। चिंतन करते हैं। ठीक है, पठन का मतलब क्या होता है कि चिंतन करना, किसी चीज के बारे में गहराई से समझना। ठीक है, पठन करते हुए जैसे जैसे पढ़ने वाले की दृष्टि छपे हुए शब्दों पर घूमती है, वैसे वैसे वह उन शब्दों में निहित अर्थ और भाग को भी ग्रहण करता जाता है। ठीक है, मतलब कि शुरू में हम क्या करते हैं, जैसे लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, एक तो हम किसी की बात को सुनते हैं। ठीक है, उसमें कई वर्ड्स हो सकते हैं कि हमने अपने सुने, जब उस टाइम पे हमने कई वर्ड्स को स्किप कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, हमने ध्यान में ही नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला। लेकिन जब हम खुद से पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तब क्या होता है, हम पूरे अर्थों को अच्छे से समझते हैं, उनका ओवरऑल मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, वास्तव में यही पठन या वाचन का सही रूप है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ रीडिंग। फॉर्म क्या है? सामान्यतः वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है? लिखित यानी कि लाउड रीडिंग। ठीक है, जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं। लिखित अथवा मुद्रित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना या समझना सस्वर वाचन कहलाते हैं, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। ठीक है, इस प्रकार के वाचन में सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को लिया जा सकता है, जिसके द्वारा वह वर्णमाला के लिखित वर्ण एवं शब्दों की पहचान कराता है। इसके पश्चात शिक्षक के आदर्श वाचन को समझते हुए बालक सामूहिक रूप से उसका अनुकरण करते हैं। जैसे कि शिक्षक क्या करते हैं, पहले खुद से कोई स्टैंजा बोलता है, कोई वर्ड बोलता है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसी वर्ड को इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं। वर्ण शब्दों एवं कविताओं को इस पद्धति से सस्वर वाचन पद्यांश का माध्यम बनाया जाता है। इसके पश्चात छात्रों को तीव्र गति से शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नेम से ही पता चलता है। जैसे टीचर आपको बोल देता है क्लास के अंदर कि आप ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है, खुद से पढ़ के देखो, तब हम क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बोल बोल कर हम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। साइलेंट रीडिंग का मतलब ही यही होता है, नेम से ही क्लियर है। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होता है, लाउड रीडिंग का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब टीचर क्लास में कोई भी टॉपिक बोल रहा है, उसके पीछे पीछे अगर छात्र को बोलने के लिए कहा जाता है, दैट मीन्स लाउड रीडिंग, ठीक है। बट साइलेंट रीडिंग क्या होता है, वाचन भाषण शिक्षण की एक ऐसी क्रिया है जो सस्वर वाचन के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें छात्र आत्मनिर्भर रहकर शीघ्रतापूर्वक पाठ को पढ़ एवं समझ लेता है। इससे स्वाध्यायी की प्रवृत्ति बढ़ती है। मौन वाचन का शाब्दिक अर्थ है लिखित भाषा को बिना स्वर उत्पन्न किए ही मन ही मन में उसका अर्थ समझना। प्रत्येक व्यक्ति की पढ़ने एवं अर्थ ग्रहण करने की गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इस प्रक्रिया में बिना मुख से बोले अथवा गर्दन को बिना अधिक हिलाए बुलाए नेत्रों से पठित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है। मतलब कि बिना कुछ मुख से बोले हुए नेत्रों को इधर उधर घुमाकर हम जो अर्थ होता है उसको समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल यही मीनिंग होता है कि इस मौन वाचन का मतलब या साइलेंट रीडिंग का मतलब यही होता है कि मन ही मन में बोलना बिना कोई स्वर को निकाले हुए, ठीक है, मन ही मन में उस चीज़ के अर्थ को समझना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य है रीडिंग करवाने क्या। विद्यार्थियों को शब्द ध्वनियों का उचित ज्ञान कराना, उचित उतार चढ़ाव के साथ पाठ्य सामग्री को पढ़ने की योग्यता विकसित करना, विद्यार्थियों को सरसता मधुरता के साथ धैर्यपूर्ण वाचन करना सिखाना, विद्यार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवाना, मतलब कि जो भी नए शब्द आए हैं उनसे परिचित करवाना, ठीक है। विद्यार्थियों की वाचन संबंधी दोषों को निवारण करना, मतलब कि जो भी उनकी रीडिंग संबंधी जो भी दोष हैं उनको दूर करना, विद्यार्थियों के वाचन के प्रति रुचि विकसित करना, मतलब कि पढ़ने के लिए रुचि विकसित करना जिससे वे रचनात्मक कार्यों में वाचन का सदुपयोग कर सकें। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे वाचन करते समय भाव ग्रहण कर सकें एवं सुनने वालों को उनकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर आप उनको देखते हुए अपने नोट्स बना लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपको ये है कि हार्ड कॉपी मिल जाए, तो मैं आपको ये सब कुछ जो भी मटेरियल है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूँगी। बस आपने क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे वाचन करते समय ग्रहण जो नए शब्द हैं उनको ग्रहण कर सके एवं सुनने वालों को उनकी बात समझ में आ जाए, भावों को ग्रहण करें, ठीक है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार को विकसित करना, विद्यार्थियों में स्वाध्यायी की प्रवृत्ति को जागृत करना। स्वाध्यायी होता है कि खुद से पढ़ने की, ठीक है, सेल्फ मतलब रीडिंग करने की जो प्रवृत्ति है उनको जागृत करना। वाचन के प्रति रुचिपन करके विद्यार्थियों को साहित्य क्षेत्र में प्रविष्ट करना, तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है टीचिंग रीडिंग की। वाचन व्यक्तित्व के विकास का साधन है। दैनिक कार्यों में भाषण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी एक सामाजिक उपयोगिता है। ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए वाचन अत्यंत उपयोगी होता है। ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए मतलब कि जो भी हमारे डाउट्स रहते हैं उनको शांत करने के लिए वाचन खुद से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं पढ़ते हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। स्कूल कॉलेज एवं पाठ्य पुस्तकों से तो केवल सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। आधुनिक युग के अनुसार विशिष्ट ज्ञान केवल नई नई पुस्तकों से ही संभव है। शिक्षा प्रक्रिया का संचालन सभी शिक्षण स्तरों पर वाचन से ही प्रारंभ होता है। बिना वाचन शिक्षण संभव नहीं है। बिना रीडिंग के हम नहीं पढ़ पाएंगे। बिना रीडिंग के एक्चुअल जो हमारी एजुकेशन है वो हमें नहीं मिल पाएगी। जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें प्रॉपरली जो नॉलेज है वो हम नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है, नहीं अचीव कर पाएंगे। वाचन शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ड मेथड क्या होता है, शब्द विधि इन हिंदी मीनिंग, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थी शब्द का उच्चारण करता है। इसके लिए पहले चित्र दिखाया जाता है जिससे वह परिचित होता है। उसके बाद चित्र का नाम लेकर अध्यापक उच्चारण करता है। उसके बाद विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। विद्यार्थी शब्द और चित्र में संबंध स्थापित कर लेते हैं।
मतलब कि क्या क्या शब्द हैं, क्या चित्र के अंदर जो दिखाया जा रहा है, जैसे कोई हाथी का चित्र दिखा रहे हैं, पेड़ का चित्र दिखा रहे हैं, उसके बारे में जो टीचर है वो सारी डिटेल बताता है। और जो वर्ड्स हैं उनको देख के कि टीचर क्या बोल रहा है, उन वर्ड, मान लो हमने बोला कि हाथी के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वर्ड्स को देखेगा, वर्ड्स को सुनेगा और देन उसके बाद पिक्चर के अंदर देखेगा, तो वो दोनों के अंदर क्या करते हैं, एक तालमेल बना लेता है, ठीक है, संबंध स्थापित कर लेता है। डेट इज द वर्ड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इमिटेशन मेथड, भाषण अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखो कोई भी भाषा है, हम किसी भी भाषा की बात कर लें, हम पहले अनुकरण करते हैं, ठीक है। मतलब अनुकरण का मतलब आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपने पहले की 2 वीडियोज़ को देखा है तो, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, अगर आप नए हैं तो दोबारा बता देती हूँ मैं, इमिटेशन अनुकरण, ठीक है, मतलब होता है कि जो टीचर बोल रहा है उसके पीछे पीछे अनुकरण करना, उसके पीछे पीछे बोलना, रिपीटेशन करना, ठीक है। जो भी भाषा होती है, कोई भी भाषा हम क्या करते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, ठीक है। इस विधि में बालक अध्यापक का अनुकरण करके शब्दों तथा वर्णों का उच्चारण करना सीखते हैं। अध्यापक एक एक वाक्य, शब्द एवं वर्ण का उच्चारण करता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हुए शब्द की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। वैसे यह हिंदी भाषा के लिए उतनी उपयोगी नहीं है जितनी अंग्रेजी भाषा के लिए। इसका उद्देश्य उच्चारण शुद्धता पर बल देना है। देखो हिंदी भाषा तो नॉर्मल है, ठीक है, वो हमें आती होती है। ये अनुकरण जो विधि होती है वो ज़्यादा इंग्लिश भाषा के लिए या कोई अदर लैंग्वेज के लिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हिंदी के लिए भी होता है, ऐसी बात नहीं हिंदी के लिए नहीं होता, लेकिन जो भाषाएं होती हैं उनके लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सेंटेंसेस मेथड, भाषा की यानी कि वाक्य विधि, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। देखो वाक्य ही सबसे बड़ी इकाई है भाषा की, ठीक है, क्योंकि शब्द वगैरह होते हैं ये सारे छोटे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में बोलना, एक पूरे सेंटेंस को बोलना, डैट इज मतलब कि बिगेस्ट टर्म होती है, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वाक्य है। अतः इस विधि में लिखा हुआ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और अध्यापक वाक्य पढ़ता है। बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हुए वाक्य का उच्चारण करते हैं। बार बार वाक्यों को पढ़ते हुए बच्चे उसके शब्दों से परिचित हो जाते हैं। अब देखो है, मैं, ये तो हर एक के अंदर आते हैं, हर एक लाइन के अंदर ये वाले वर्ड्स होते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, नोन हो जाते हैं उस जो ये कॉमन से वर्ड होते हैं जो हर एक लाइन के अंदर आते हैं, तो उनसे नोन हो जाते हैं, वो जान जाते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बच्चा पहले वाक्य बोलना सीखता है। इस विधि में पूर्णता से अंश की ओर जाते हैं, मतलब कि पूरे जो छोटे छोटे पार्ट्स की तरफ जाते हैं, पहले पूर्णता आती है। जैसे हम बोलते हैं ना, नोन टू अननोन, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट, वैसे इसमें क्या है कि पूर्णता से अंश की ओर जाते हैं, थोड़ा अपोजिट है ये, ठीक है। साउंड ब्लेंड मेथड क्या होता है, ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में समान ध्वनि के वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सिमिलर वर्ड जो होते हैं, जैसे कि काम, राम, श्याम, नाम, नरम, करम, धर्म आदि, मतलब कि इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं उनको एक साथ सिखाया जाता है। इस विधि में ध्वनि साम्य के कारण कई शब्द ऐसे बना लिए जाते हैं जो निरर्थक होते हैं, मतलब कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रोटी राटी, तो मतलब ये जो राटी वर्ड होता है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये निरर्थक है। बट कई वर्ड्स इस विधि के अंदर ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक है। पानी शानी ऐसे करके हम बोलते हैं ना, रोटी राटी दे दो, ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये निरर्थक होते हैं, ऐसे बना लिए जाते हैं इस विधि में। इस विधि में सभी वर्णों को सिखाना मुश्किल हो जाता है। कई शब्द या वाक्य ऐसे बना लिए जाते हैं जो बनावटी से होते हैं, जैसे चल घर चल, हट मत कर, जल भर आदि। मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना वो ऐसे लगते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल से वर्ड हैं, ठीक है। स्टोरी मेथड क्या होता है, कहानी विधि। बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2 विधियां हमने की है इससे पहले और दोनों में ही ये स्टोरी टेलिंग को लेके हमने डिस्कशन की है, ठीक है। बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। इस विधि में छोटे छोटे
वाक्यों को की कहानी चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अध्यापक चित्र दिखाते हुए चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्य को पढ़ता है। विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हुए उस वाक्य का उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी शब्दों को फिर वर्णों को पहचानने लगते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं है। आपकी ये जो बुक है, या फिर यूँ कहूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आपको ज़्यादा डीपली पढ़ाने लग गई ना, तो एक ही जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। इससे तो आपको और भी टॉपिक करने हैं। ठीक है, और वो नहीं कर पाओगे, आप बोर हो जाओगे। तो मुझे ये है कि जो वर्ड्स मुझे लगता है कि आपको नहीं आते, मैं आपको सिर्फ वही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और ओवरऑल जितना भी हमारा टॉपिक, जो भी हमारा जो टॉपिक है वो कहना चाह रहा है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जिससे हमारी जो वीडियो है वो भी ज़्यादा लेंथी ना हो पाए। तो मेरा मोटिव यही है कि आप फटाफट से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम अपना आगे जो हमारी मेथड है, कलेक्टिव रीडिंग मेथड। अभी तक की रीडिंग के ही चल रहे हैं, नेक्स्ट हम करेंगे राइटिंग स्किल, और आज ही हम उस राइटिंग स्किल को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से टॉपिक हैं जो हमारे अभी इसी बुक के पढ़े हैं और हमने अभी नेक्स्ट बुक को भी कंटिन्यू करना है। कलेक्टिव रीडिंग मेथड क्या है? यह विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रभावी होती है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी प्रत्येक वस्तु को गाने के रूप में सीखना पसंद करते हैं। अध्यापक पहले आदर्श वाचन के रूप में विषय वस्तु को सारी कक्षा को सुना देता है, तत्पश्चात विद्यार्थी पाठ का सस्वर अनुसरण करते हैं। ठीक है, इससे उन्हें स्वर का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे अच्छी तरह वाचन भी कर पाते हैं। उपरोक्त विधियों में कोई भी विधि पूर्ण नहीं है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार किसी उचित विधि का प्रयोग कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि छोटी कक्षाओं में छात्र या चार्ट या चित्र दिखाकर अभिनय करवा कर वाचन के लिए उत्साहित किया जा सकता है, और बड़ी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं का वाचन करवाया जाता है। परंतु इसके लिए कक्षा में अत्यधिक वाचन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब कि और भी ऐसे मौके होने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक जो रीडिंग है वो डेवलप हो पाए। ठीक है, ये जो सभी मेथड अभी डिस्कशन किए गए हैं, ये कुछ मेथड ऐसे हैं जो छोटी क्लासेस के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़ी क्लासेस के अंदर, जैसा कि इसमें बताया भी है कि चित्र वगैरह को दिखाकर हम छोटी क्लासेस के अंदर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा भी बहुत से मेथड ऐसे होने चाहिए जिससे रीडिंग स्किल को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग स्किल। और अगर आपको भी कोई मेथड लगता है कि इसके अंदर मतलब डेवलप किया जाए, भी कोई भी मेथड आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इससे जो आपके और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी कि कौन सा मेथड होना चाहिए, और आपका भी जो डेवलपमेंट है वो होगा। ठीक है, आपको भी याद रहेगा अगर आप खुद से कोई पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाते जाते लिख के जाना अगर आपको कोई भी पॉइंट याद आता है कि रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, राइटिंग स्किल है नेक्स्ट हमारा। जो राइटिंग स्किल का टॉपिक है वो भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विचारों और भावों को सुंदर सरल शब्दों में लिख कर व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। मतलब कि जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे भाव हैं, उनको लिख कर प्रकट करना, ठीक है, लेखन कौशल कहलाते हैं। लेखन कौशल एक जटिल प्रक्रिया होती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अगर देखा जाए तो लेखन कौशल ही होता है। स्टार्टिंग लेवल पर अगर आपने देखा होगा कि बच्चों को कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर लिखवाया जाता है, वो बोलना भी जल्दी सीख जाते हैं, पढ़ना भी जल्दी सीख जाते हैं, पर जो लिखने की क्रिया होती है वो बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, उसके लिए मिनिमम उनको 2 ईयर्स लग जाते हैं अच्छे से अगर वर्ड्स को देखा जाए लिखने में। ठीक है, लेखन कौशल में निपुणता लाने के लिए लिपि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए विशिष्ट चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो भी चिन्ह बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी जो व्यवस्था की जाती है उन्हें लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। लिपि का आविष्कार मानव ने अपने भावों विचारों को सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए किया। मनुष्य ने जब अपने भावों विचारों आदि को रेखाओं चित्रों आदि के द्वारा व्यक्त किया तो उसे लिपि की संज्ञा दी गई। इस प्रकार लिपि का अर्थ हुआ लिखावट। ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। लिपि के आविष्कार से विश्व का साहित्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े वेद ग्रंथ हैं, ठीक है, जो भी हैं ये सारे क्या है, रिटन वे में ही हैं, तभी हम आज उनको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जो भी जो महान पुरुष हैं उन्होंने जो भी
लिखने के तौर पे हमें लिख कर जो भी चीज़ें प्रदान की है, जो हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ठीक है, उनको हम कैसे पढ़ पा रहे हैं आज लिपि के तौर पे ही लिखित है इसलिए ही हम पढ़ पा रहे हैं। तो लिखित जो भी सामग्री होती है वो एक तरह से अमरत्व प्राप्त कर चुकी होती है, क्योंकि वो अमर हो जाती है, ठीक है। हम मतलब कि वो लाइफ टाइम, आज हम नहीं रहेंगे अगर मान लो, तो कल इन फ्यूचर जो भी हमारी जो नई जनरेशन आएगी उनको भी ये चीज़ पता होगी जो आज हमें पता है। जो भी हमने अपना जो लिटरेचर पढ़ा है, अपनी जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो हमें पता है, वो आगे इन फ्यूचर वाली जनरेशन को भी पता होगा। बिकॉज क्योंकि वो लिखित वे में हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, रिटन वे में है हमारे पास। अब इसके अभ्यास से एक पीढ़ी अपनी उपलब्धियों को दूसरी पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करती है। समझ आई गया होगा इससे, ये जो मैं आपको कहना चाह रही थी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं राइटिंग स्किल के? लेखन कौशल के महत्व के आधार पर लेखन कौशल शिक्षण के कई उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है। वर्णों की बनावट का समुचित रूप से शिक्षण प्रदान करना, विद्यार्थियों को सुंदर लेखन की प्रेरणा देना एवं अभ्यास कराना, अक्षर विन्यास की शुद्धता पर बल देना, ध्यान देना, छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, क्या क्या वाक्य रचना के नियम हैं, ठीक है। जैसे जो भी हमारे पास मात्राएं वगैरह होती है, बोलने में तो बहुत डिफरेंस होता है ना, हम बोल देते हैं कि वाकई, बट जब हम उसको लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि वाकई वर्ड लिखा कैसे जाता है, ठीक है। शब्द वर्ड कैसे लिखा जाता है, शब्द बोलने में तो ऐसा लगेगा कि बड़ा मतलब कि पूरा ब आता है, ठीक है। जब हम उसको लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें शब्द में क्या कौन सा ब आता है, आधा ब लगता है, ठीक है। तो जब भी हम लिखते हैं तो लिखने से जो हमारे नियम होते हैं, जो भी हमारी जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर पाते हैं। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों में भाव अनुकूल भाषा शैली और अपने विचारों एवं भावों को लिख कर व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। मतलब यही है कि जो भी हमारी जो एक तो हमारी लिखने से हमारी स्पीड बढ़ती है, रेटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये है कि हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, जो हमारे जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो भी क्लियर होता है, ठीक है। जो बोलने के अंदर हमारी स्पीकिंग होती है वो भी क्लियर होती है, बिकॉज हमें पता चलता है कि कौन कौन से टेंसेस यूज़ होंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों को मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को अपने विचारों को तार्किक क्रम में व्यक्त करना सिखाना, विद्यार्थियों को अनुलिपि प्रतिलिपि और श्रुतलिपि में निपुण बनाना, लेखन के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण प्रदान कर मौलिक सृजन के लिए प्रेरित करना। मतलब कि नए नए जो विचार हैं उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है, हमने ये हर एक स्किल के अंदर किया है। पहले ऑब्जेक्टिव किए, देन उसके बाद हमने मेथड्स किए। तो ये तो आपको कॉमन से चीज़ें याद ही रहेगा कि हमने इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, और जो भी आपको नए पॉइंट्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ताकि और भी जो आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले, उनकी भी हेल्प हो जाए, साथ में आपको भी नॉलेज क्रिएट हो, ठीक है। जो भी नए नए पॉइंट्स आपको लगता है बनाने को, मैं भी बहुत सारे पॉइंट बना के दे दूँ आपको, लेकिन इससे आपको नहीं कोई बेनिफिट होगा ना, क्योंकि आपको तो पका पकाया मिल जाएगा। जब हम खुद पका के खाते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है हमें, ठीक है। ये चीज़ आप खुद भी नोटिस करके देखना। मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग क्या है? मेथड लेखन शिक्षण प्रारंभ करने के विषय में विभिन्न शिक्षा शास्त्रों ने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। कैसे हमने इसको शुरू करना है उसके विषय में अलग अलग जो भी शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। शिक्षा शास्त्रों ने पहले पढ़ने की क्रिया और बाद में लिखने की क्रिया का सुझाव दिया है, परंतु मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार पहले लेखन और बाद में पठन होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि बालक को लेखन का अभ्यास उसकी आयु, योग्यता और रुचि के आधार पर कम से कम करवाना चाहिए। मतलब कि सभी के अपने अपने जो थिंकिंग के थॉट्स है, सभी के अपने अपने होते हैं। देखो, अगर आपकी क्लास में दो स्टूडेंट, मैं बता के जो मान के चल रही हूँ, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, कोई बोलेगा कि उसको लिखना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा कि उसको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बोलेगा कि उसको दोनों ही नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी के जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो पहले के जो शास्त्री थे, कईयों का मानना था कि पहले लिखना फिर पठन होना चाहिए, बट जो सीक्वेंस बना हुआ है बिल्कुल सही बना हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग।
मेन सीक्वेंस यही बनता है, हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनता है। ठीक है, अब आपको, मुझे नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, या जो भी है। ठीक है, तो सभी के जो थॉट्स थे सभी के अलग अलग थे। जो मोंटेसरी थी उनका मानना था कि पहले लिखना होना चाहिए, बाद में पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण थे उनका ये मानना था कि बालक को लेखन का अभ्यास उसके आयु योग्यता के अनुसार करवाया जाना चाहिए, कम से कम करवाया जाना चाहिए। बालक को कम से कम 5 वर्ष की आयु में लेखन सिखाना चाहिए। ठीक है, पहले रेखाओं का प्रशिक्षण दे, तत्पश्चात वर्णाकृति की ओर चलें। इस प्रक्रिया में बालक को स्वतंत्र ढंग से रेखाएं बनाने देनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चे के मन करे वो जैसे मर्जी गंद मारे। ठीक है, मतलब अपने तरह से लाइनें बनाए, तो उनका मानना ये था। इस प्रक्रिया में बालक को स्वतंत्र ढंग से रेखाएं बनाने देनी चाहिए। धीरे धीरे बालक शारीरिक और मानसिक रूप से लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। लेखन कार्य प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होकर उच्च स्तर तक चलता रहता है। अध्यापक को स्तर अनुसार लेखन कौशल उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए। कौशल को विकसित करने के लिए अध्यापक को निम्न क्रम का पालन करना चाहिए, मतलब कि जो नीचे दिया गया क्रम है उसका पालन करना चाहिए। मतलब कि ये तो आपको भी पता है कि आप अभी भी लिखते ही रहते हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था आपका नर्सरी केजी, अगर आपने फर्स्ट क्लास से भी स्टार्ट किया था तो फर्स्ट से लेके आप अभी तक लिख ही रहे हैं। ठीक है, तो लिखना तो हमें पता है कि हमारा चलता ही रहता है। ठीक है, लिखना तो हमने तब तक पड़ेगा जब तक हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, तब हम उसके बारे में लिखते हैं। हाउस वाइफ हो जाएंगे तब हम उसके बारे में लिखेंगे, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो तो लाइफ टाइम चलती ही रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ही चलती है। ठीक है, तो मतलब ये जो क्रम है वो क्या है वो आगे देखते हैं हम। लिखने के लिए कक्षा में वातावरण का निर्माण करना चाहिए। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि लिखना सिखाना शुरू करने से पहले यह है, मतलब कि और देखा जाए तो बच्चों को भी एक मेंटली रूप से प्रिपेयर करना पड़ता है ना हमें लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे फिर कुछ भी लिख देंगे, ऐसे तो नहीं बात बनेगी ना। जानना जरूरी होता है, सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी होता है कि बच्चा लिखने के लिए तैयार है या नहीं, वह इतनी समझ एवं सामर्थ्य रखता है हो कि पेंसिल पेन आदि को पकड़ कर उनसे कागज पर लिख सके, उसके हाथ उंगलियों की मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित हों। मतलब कि इतना छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल ही वो मतलब पेंसिल ही ना पकड़ पाए। ठीक है, एक तो होता है कि हम बच्चों को पकड़ के लिखवाना सिखाते हैं। ठीक है, तो वो भी ठीक है, बट बिल्कुल ही जो छोटा बच्चा होएगा वो तो पकड़ भी नहीं पाएगा। वो मतलब वो उसकी मेंटली एबिलिटी क्या है उसको देख के ही हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, लिखना सिखाना मौखिक या वाचन कौशल से कठिन होता है। ठीक है, सभी कार्य से ही कठिन होता है। लिखना जो मैंने आपको बताया डिफ़िकल्ट बहुत होता है। बच्चे को लिखने के लिए तैयार करने के लिए अध्यापक को कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कक्षा के कमरे में आकर्षक रंग बिरंगे चित्र एवं चार्ट टांग कर वातावरण को सुरुचिपूर्ण बनाना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो रूम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, जो पहले हम बच्चों को भेजते हैं, क्लच वगैरह भेजते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए बिल्कुल एक अलग सा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव हो पाए स्टडी को लेके। ठीक है, इससे बच्चे को कहाँ थे हम, पेंसिल से कागज पर या चौक से शामपट पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, शामपट होता है ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, इससे बच्चे को कलम या चौक पकड़ने को का अभ्यास होता है। कलम यानी कि जो पेन वगैरह होता है उसको पकड़ने का, या फिर चौक अगर हम शामपट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं तो चौक को पकड़ने का भी अभ्यास होता है। प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अध्यापक शामपट पर बड़े आकार के अक्षर लिख कर उनके चारों तरफ उंगली करने का अभ्यास भी बच्चों से करा सकते हैं। मतलब कि हम इशारे से मतलब बच्चों को बताना उंगली करके। ठीक है, इस प्रकार उन्हें मनोवैज्ञानिक विधि से अक्षर लिखने का ढंग आ जाता है। आगे है वर्ण लेखन का प्रशिक्षण प्रदान करना, टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। लेखन कौशल की शिक्षा की यह दूसरी अवस्था है। जब बच्चा लिखना सीखने को तैयार हो जाए तो उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी वर्णों को लेखन
सिखाना चाहिए। इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित है। आवश्यकता एवं अवसर के अनुकूल किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इन विधियों का वर्णन इस प्रकार है। इमिटेशन मेथड। इमिटेशन तो मैंने आपको कितनी ही बार बता दिया, इवन दैन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी बता दिया। अनुकरण, ठीक है। अब मैं आपको ये दोबारा डिफाइन नहीं करूँगी कि इमिटेशन मेथड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार शामपट अथवा रेत पर उंगली से लिखाने पर बालक अनुकरण द्वारा लेखन कौशल की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है, उसी प्रकार कक्षा में स्लेट, तख्ती या कॉपी पर भी उसे यही अभ्यास कराया जा सकता है। इसका यथेष्ट अभ्यास किया जाता है। इसके उपरांत बालक शामपट से देख देख कर अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करते हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार अभ्यास कराने के उपरांत अध्यापक केवल एक पंक्ति लिख देता है, फिर बच्चे शेष पंक्तियाँ देखकर स्लेट पर लिखते हैं। आजकल इस विधि में कॉपी का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। जैसे टीचर क्या करते हैं कि एक लाइन लिख देता है या एक लेटर लिख देता है, उसको देख के बच्चा क्या करता है, नीचे वाले जितने भी लेटर्स होते हैं उनको उसी को देख के ऊपर एक लेटर को देख के लिखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख दिया ऊपर देवनागरी, आपको तो क्यों लिखूंगी, आप तो बहुत बड़े हो, ठीक है। मतलब कि कोई छोटा सा बच्चा है मेरे पास, मैंने उसको सिखाना है कि कैसे हमने करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगी, एक वर्ड लिख दूँगी देवनागरी, ठीक है। उसको नीचे लाइन्स लगा दूँगी और वो क्या करेगा, देख देख के लिख लेगा, ठीक है। तो इमिटेट करेगा। बच्चे क्या करेंगे, टीचर का अनुकरण करेंगे, ठीक है। जैसा टीचर ने लिखा है दैट मतलब कि वही सारा देख के सेम एज लिखेंगे। मोंटेसरी मेथड क्या होता है। मोंटेसरी विधि में सबसे पहले बच्चे को लकड़ी या गत्ते के बने हुए अक्षरों पर उंगली रखने को कहा जाता है। जब उनकी उंगली अक्षर पर अच्छी तरह से चलने लगती है तब बच्चों को स्वतंत्र रूप से वर्णन लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। मतलब कि बच्चा क्या करता है, पहले जो भी लकड़ी का कोई लेटर्स हैं या गत्ते के कोई लेटर बने हुए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर पहले उंगली करता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि उंगली से ऐसे वर्ड्स को बना बना के देखता है, देन उसके बाद उसको लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। सिंथेसिस मेथड क्या है। संश्लेषणात्मक विधि में विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़ने का अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में सभी वर्ण आड़ी, तिरछी, सीधी, पड़ी, गोल, वृत्त एवं अर्धवृत्त आदि रेखाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इस प्रकार इन रेखाओं को मिलाकर वर्ण रचना सिखाई जाती है। जैसे अ लिखना हो तो सबसे पहले 2 अर्धवृत्त, फिर बीच में एक आड़ी, एक पड़ी रेखा, तत्पश्चात एक खड़ी रेखा से मिला दिया गया है, ठीक है। इस प्रक्रिया के पश्चात ऊपर शिरोरेखा से जोड़ दिया जाता है। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है। शिरोरेखा का मतलब होता है कि जो भी हम लेटर्स के ऊपर लाइन लगाते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा, ठीक है। जैसे शिरोरेखा के ऊपर जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए, ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा, ठीक है। और जो ये अ वर्ड को लेके इतना सब कुछ लिखा गया है ना, 2 अर्धवृत्त, फिर बीच में एक पड़ी रेखा, देखिए 2 अर्धवृत्त किसको बोला है, जैसे ऐसे हम अ बनाते हैं ना, तो ये एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बीच में जो पड़ी रेखा वो ऐसे, जो भी हमने ये लेटर के बीच में अ के बीच में हम लाइन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि एक खड़ी रेखा, ठीक है, वो ये वाली हो गई, ठीक है। उसके ऊपर जो एक हम बड़ी रेखा लगा देते हैं, यानी कि शिरोरेखा से जोड़ देते हैं उस वर्ड को, तो वो होता है शिरोरेखा, ठीक है। जैसे हमने अ के ऊपर ये जो लाइन लगा रखी है ना, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं शिरोरेखा। तो ये अ लेटर को देख के ही इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि 2 अर्धवृत्त, बीच में एक बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, ऊपर शिरोरेखा, ठीक है। तो ये अ लेटर को देख के ही सिंथेसिस मेथड होता है ये, ठीक है। इससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर ऐसे ही सिखाया जाता है, कई कई स्कूलों में ऐसे ही सिखाया जाता है कि हम आधा अ बना के देते हैं ऐसे पहले बच्चों को, ठीक है। फिर आधा अ बना के देते हैं, नेक्स्ट फिर हम ऐसे आधे जो लाइन होती है फिर सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों को। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर मेथड। पिक्चर मेथड क्या है। चित्र विधि में चित्रों की सहायता से वर्ण सिखाए जाते हैं। मतलब कि चित्र विधि क्या, नेम से क्लियर हो रहा है चित्र विधि क्या होती है कि चित्रों के माध्यम से सिखाना, ठीक है, वर्णों को। यह विधि बहुत ही रुचिकर होती है क्योंकि बच्चे चित्र बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। इस विधि में खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। अभ्यास होने पर बच्चे अन्य वर्णों को लिखना भी सीख जाते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं अन्य वर्णों को, ठीक है। क्रिएटिव मेथड, रचनात्मक विधि, यह विधि सरल से जटिल सूत्र पर आधारित है, यानी कि इजी टू जो कॉम्प्लेक्स वे में हम जाते हैं उस पर आधारित है, ठीक है। इस विधि में पहले वर्णों को टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, तत्पश्चात एक एक टुकड़े को जोड़ते हुए पूरा वर्ण बनाना सिखाया जाता है, जैसे हमने सिंथेसिस मेथड के अंदर किया था, ठीक है।
पहले सरल वर्णों का अभ्यास कराया जाता है, तत्पश्चात जटिल वर्णों को बनाना सिखाया जाता है। इस विधि का कोई क्रम न होने के कारण सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि इस विधि में एक यही एक वो है कि इसमें पहले क्या करते हैं, इजी इजी जो होते हैं वर्ड उनको सिखाया जाता है, देन उसके बाद कठिन शब्दों को। ठीक है, तो इससे जो एक सीक्वेंस होता है वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये विधि मतलब कि जो क्रम होता है न होने के कारण इसके अंदर सीखने में बच्चों को कठिनाई होती है। ठीक है, वर्ड एंड सिंटेक्स मेथड यानी कि शब्द और वाक्य रचना। शब्द रचना का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात बालकों को वर्णों के मेल से शब्द रचना का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को सही, सुंदर और सुडौल लिखने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास और अपेक्षित है, जिसकी निम्नलिखित विधि है, मतलब कि अच्छा लिखने के लिए, ठीक है, सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करें। तो इसके लिए होती है कैलीग्राफी यानी कि सुलेख। ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो बहुत मतलब कि ये बहुत पॉपुलर रही है सुलेख लिखना तो। ठीक है, और जैसे हमें हॉलीडेज होमवर्क मिलता था पहले छोटे होते, ठीक है, तो हमें कितना कितना हॉलीडे होमवर्क मिलता था, देख देख के लिखना होता था, वो एक तरह से सुलेख का ही काम करता था। ठीक है, देखा जाए तो इतने इतने पेजेस हमें लिखने के लिए दे दिए जाते थे। ठीक है, सुलेख का अभ्यास प्राथमिक कक्षा से ही प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहिए। सुलेख में अध्यापक द्वारा एक पंक्ति सुंदर व मोटे अक्षरों में लिखी जाती है। सिर्फ एक ही पंक्ति लिखता है इसमें अध्यापक, ठीक है, बाकी तो बच्चों को ही लिखनी पड़ती है। अन्य पंक्तियां हल्की लिखी होती है। बच्चे उन शब्दों पर कलम चलाकर अभ्यास करते हैं। कईयों में क्या होता है, सुलेख जो बुक आती है उसमें तो आपने देखा ही होगा कि लाइट लाइट लिखा होता है बच्चों के लिए, और ऊपर एक डार्क कलर में हेडलाइन लिखी होती है। ठीक है, और नोटबुक के ऊपर जो लिख के देते हैं वो भी स्टार्टिंग लेवल पर लिख के देते हैं टीचर्स, जो नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं, बाकी जो नेक्स्ट जो वाक्य होते हैं, बाकी तो जो थोड़ी बड़ी क्लासेस होने के बाद तो एक ही लाइन लिख के देता है टीचर। ठीक है, बच्चे उन शब्दों पर कलम चलाकर लिखने का अभ्यास करते हैं। लिखते समय अध्यापक को बच्चे के बैठने की मुद्रा, लेखन सामग्री, कलम पकड़ने का ढंग, वर्णों के मध्य दूरी आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के समक्ष सुंदर लेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे उन्हें लेख सुधारने की प्रेरणा मिल सके। मतलब कि अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, अट्रैक्टिव लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे भी अट्रैक्ट हो पाएँ और अच्छा अच्छा लिखने की कोशिश करें। डुप्लीकेशन क्या होती है, अनुलिपि से अभिप्राय है कि जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, मतलब कि डुप्लीकेट करना। ठीक है, नेम से ही क्लियर हो रहा है। सुलेख की तरह अनुलिपि में भी पंक्तियाँ अंकित होती है। बच्चे उसी का अभ्यास स्वतंत्र रूप से करते हैं। अनुलिपि के लिए अध्यापक का अपना लेख सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी का ही अनुकरण करते हैं। अब टीचर जैसा लिखेगा वैसे ही बच्चे लिखेंगे, तो अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी यानी कि प्रतिलिपि। अनुलिपि का पर्याप्त अभ्यास होने पर बालकों को प्रतिलिपि का अभ्यास कराया जाता है। उनके मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रतिलिपि की सामग्री का चयन किया जाता है। यह सामग्री किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि में से गद्य और पद्य के रूप में ली जा सकती है। बालकों को सावधानीपूर्वक तथा शुद्ध रूप से लिखने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए एवं किसी प्रकार की त्रुटियां पाए जाने पर उनका आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई गलती हो गई है तो बच्चों को दोबारा देना चाहिए, या तो लिखने के लिए, ठीक है, 5 टाइम लिखने के लिए दे दो एक ही मिस्टेक को। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से कुछ भी अपने जो भी आपको लगता है एज अ टीचर आपको करना चाहिए बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिलिपि से केवल लेखन अभ्यास ही नहीं होता, बल्कि वर्तनी का भी ज्ञान होता है। संशोधन के द्वारा बच्चों की त्रुटियों को दूर करने एवं सावधानी से लिखने की आदत का विकास करना चाहिए। मतलब कि उन्हें एक रेमेडी प्रोवाइड करनी चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, उनकी जो लिखने की आदत है उसका विकास करना चाहिए, सुंदर लिखने की, शुद्ध लिखने की आदत का। ऐसा नहीं है कि हम लिखवाते ही रहें बच्चों से, चाहे वो कुछ भी लिख दें अंदर, चाहे गाने ही लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, सुंदर लिखा होना चाहिए, और जो वर्ड्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, जो ग्रामेटिकल वे में जो नॉलेज है वो भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, चाहे वह हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, कोई भी अदर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है डिक्टेशन। ये भी बहुत फेमस रही है, बहुत पॉपुलर रही है। ठीक है, और अभी भी है, रही है, और मेरे को लगता है आगे भी रहेगी। ये तो डिक्टेशन होगी, सुलेख होगी, ये तो रहेगी। ठीक है, शुद्ध लेख का अभिप्राय सुनकर लिखना है। अध्यापक द्वारा बोली गई सामग्री को विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं। इससे विद्यार्थियों को सुनकर लिखने का अभ्यास होता है। उचित गति के साथ सावधानी पूर्वक लिखने की योग्यता का विकास
श्रुत लेख द्वारा ही किया जाता है। श्रुत लेख कराते समय शिक्षक को व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखते हुए सामान्य से बोलना चाहिए, मतलब कि इजी वे में बोलना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि उनको हार्ड लैंग्वेज जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। सभी का जो मेंटली लेवल है वो अलग अलग होता है, तो टीचर को देखते हुए बोलना चाहिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए गद्यांश की उपयुक्तता महत्वपूर्ण पक्ष है। सभी अशुद्धियों की जांच कर बालकों को उनका सही रूप समझाना चाहिए तथा उनसे उन्हें सही करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि टीचर को खुद ही, अब जैसे हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने वाक्य बोला, वाक्य, तो हम बार बार उस वर्ड को बोलें ताकि बच्चों को समझ आए कि इसके अंदर कौन कौन से लेटर आए हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कोई भी वर्ड, अगर आप देख लो, अनुकरण बोल रहे हैं, अध्यापक बोल रहे हैं, तो हम अध्यापक वर्ड को भी हम 2-3 बार बोलें ताकि बच्चे क्या करें, अध्यापक अध्यापक ऐसे बोलने से उनको पता चले कि इसमें कौन कौन से साउंड आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो वो एक बार में सुन के उनको नहीं याद होता, नहीं ध्यान रहता कि उन टीचर ने क्या बोला है। तो आप भी इन फ्यूचर टीचर बनोगे, बीएड कर रहे हो तो ऑब्वियसली टीचर बनने के लिए कर रहे हो, तो आपको भी इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि एज ए टीचर आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोल दोगे वर्ड को और बच्चे को फटाफट समझ आ गया, वो हमारे लेवल जितना नहीं है अभी, ठीक है। वो बच्चा है तभी हम उसको बार बार सिखा रहे हैं ऐसे बोल के, तो हमें रिपीटेशन करनी पड़ेगी एक ही वर्ड को, ठीक है। अगर बच्चे ने कुछ गलत लिखा है तो हम उस वर्ड को बोलें ताकि बच्चे को समझ आए। ऐसा अगर हमने बता दिया तो बच्चे को अपनी गलती नहीं पता चलेगी कि उसने क्या गलती की है, जब तक हम उसके मुंह से नहीं निकलवाएंगे कि उसने क्या गलती की है, ठीक है। वो खुद बताएगा कि हाँ जी मैम ये आना चाहिए था बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वे के अंदर। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न साधनों, क्रियाओं एवं विधियों की सहायता से विद्यार्थियों में लेखन कौशल को विकसित किया जा सकता है। मतलब कि लेखन कौशल को विकसित करने के लिए बहुत सारे वे होते हैं, मेरा मानो तो मैं तो आपको यूँ कहूँगी कि पता ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, इतने वे हैं। बच्चों को हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम कितना अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, ये एक टीचर को ही पता होता है, ठीक है। बच्चों अपने अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी क्लास के जो बच्चे होते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप लगाई है तो आपको पता होगा कि आप भी जब पढ़ाने गए थे तो सभी बच्चों का बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। सभी का जो पढ़ने का वे होता है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कई दूसरों को दिखाने के चक्कर में कैच कर लेते हैं, कई ये सोचते हैं कि न्यू टीचर है तो हम फटाफट करें ताकि टीचर के अच्छे आगे हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ढीठ, बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो पीछे जाके बैठ जाएंगे, अपनी बातें करते रहेंगे, चीज़ें खा लेंगे। तो उनको हमें क्या करना है, आगे लेके आना है, ठीक है। उनको आगे लाने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही यही करना है कि आप उनको आगे लेके आओ, बच्चों को इस पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व करो, उनको डालो पढ़ाई के अंदर, उनको बताओ कि हाँ वो भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको बताओगे, मुंह से बोल के बताओगे कि आप भी कर सकते हो, मतलब उनसे करवाओ, ठीक है। तो एक टीचर का ही एक कर्तव्य बनता है, एक अच्छे ऑनेस्ट टीचर का यही कर्तव्य बनता है कि वो पूरी क्लास को एक साथ लेके चले। कोई भी जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो उनके अंदर डिसिमिलैरिटीज़ हैं, जो मतलब कि अगर कोई बच्चा जल्दी कैच नहीं कर पा रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है, तो उनको आगे लेके आओ, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो हमारा जो एक टीचर का जो कर्तव्य बनता है वह यही है कि वो सभी बच्चों को इक्वल लेके चलें, ठीक है। और बाकी मैं टीचर के बारे में तो क्या ही बोलूँगी, क्योंकि आप भी एक इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, आप भी देखोगे तो आपको भी पता चलेगा। एक ऑनेस्ट टीचर बनना, सीरियसली कह रही हूँ, आपके बच्चे आप मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमने भी खुद अपने टाइम में इंटर्नशिप लगाए थे तो हमें पता है कि हमारे साथ बच्चे कितने अटैच हो गए थे, ठीक है। तो एक जो हमारी लाइफ का होता है वो बहुत अच्छा मोमेंट रहता है बीएड के अंदर, तो ये स्पेशली बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है। ये जो इंटर्नशिप का पार्ट होता है, ओवरऑल पूरी बीएड ही बहुत अच्छी रहती है अगर हम उसको अच्छे से करें, लॉयल्टी के साथ करें, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको नहीं पता, उस चीज़ को आपने मिस कर दिया है। लेकिन अगर आप रेगुलर हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है रेगुलर ज्वाइन करके और कंटिन्यूटी के अंदर अपनी जो इंटर्नशिप है उसको लगा के, ठीक है। तो देखा जाए कि आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम करेंगे अगर आप कहोगे तो मैं आपके अकॉर्डिंग करवाऊंगी, अदरवाइज मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सा टॉपिक करवाना है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करवा दूंगी। ये हमने बीच में से स्टार्ट किया था, जो मुझे लगा था कि ये पेपर में डेफिनेटली आएगा, और इससे पहले भी हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ को देखना, देन उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना। स्पेशली जो लिंग्विस्टिक स्किल्स की वीडियो है और जो इससे पहले की 2 स्किल्स हैं वो मैंने जो डाली है, पहले आप उन्हीं को ही देखना, ताकि आपको जो वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे इमिटेशन वर्ड है वो बहुत बार आया था। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में जो मैंने इन डिटेल बताया वो पहले की 2 वीडियोस के अंदर बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम, और ये बुक के बारे में तो मैंने आपको हर बार बता ही दिया, तो अब तो क्या ही करूँगी मैं आपको बता के, ठीक है। इस बुक में से ही मैंने आपको करवाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्द ही। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। और एक कमेंट भी कर देना कि अच्छी लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर जो भी आपको ऐड ऑन लगते हैं पॉइंट्स करने चाहिए, वो भी आप पॉइंट्स को जाते जाते लिख के जाना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।